जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज के इस सेशन के माध्यम से हम कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके पूछने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो चलिए हम पहला चैप्टर जो यूरोपीय कंपनियां आई थी भारत में उनसे रिलेटेड देखेंगे। उसके बाद से धीरे धीरे हम सभी चैप्टर्स से क्वेश्चन उठा के उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम यानी कि फोर्ट का नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन बी है फोर्ट सेंट एंड्रयू, ऑप्शन सी है फोर्ट विलियम, ऑप्शन डी है फोर्ट विक्टोरिया। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है फोर्ट विलियम। अब इससे रिलेटेड जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न बने कि फोर्ट विलियम का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, तो आप डेट याद रखेंगे 1696 में इसकी स्थापना का नींव रखा गया और ये जो काम कंप्लीट हुआ था दोस्तों 1781 में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न बने कि जो फोर्ट विलियम है इसको फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में कब स्थापित किया गया, तो दोस्तों आप डेट याद रखेंगे 10 जुलाई, याद रखिएगा 10 जुलाई 1800 में। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में हुई थी और किसके योगदान से हुई थी, तो दोस्तों आप वेलेजली का नाम याद रखेंगे। क्या नाम है? वेलेजली। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रखना है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री को जियोग्राफी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे कि फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे उस नदी का नाम हुगली है। क्या नाम है दोस्तों? हुगली। ठीक है, हुगली क्या है? ये गंगा की एक वितरक नदी है। वितरक बोले तो ये पानी लेके जाती है, उसमें पानी डालती नहीं है, पानी लेके जाती है, इसलिए ये गंगा की एक वितरक नदी है। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आएगा ना तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिएगा और अपने भाई के फैमिली से यानी जीएस फोकस फैमिली से जल्द जुड़िएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न भी आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों ए है कलकत्ता, बी है सूरत, सी है मद्रास और डी है बम्बई। तो दिए गए सभी ऑप्शन में अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, यानी कि सूरत। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सूरत था, याद रखेंगे। और यहाँ पे इन्होंने 1609 में अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था सूरत में और 1613 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री सूरत में लगा दी थी। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन जानने के बाद ये कंप्लीट नहीं होता है, आपको कुछ और भी बातें जाननी है। जैसे अब इसमें क्या जानना है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न बने जैसे यूपीएससी 2020 में एक प्रश्न बना था कि दक्षिण भारत में अंग्रेजी की फर्स्ट फैक्ट्री कौन सी थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है दक्षिण भारत में इनकी जो फैक्ट्री लगी थी वो मसूलीपट्टनम में लगी थी। कहाँ पे लगी थी? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, इसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते थे उस समय। ठीक है, इस समय मसूलीपट्टनम है। और कब यहाँ पे इनकी फैक्ट्री लगी थी, तो दोस्तों 1611 में। ठीक है, अब देखिए सूरत से पहले यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री अपनी लगा दी थी, लेकिन सूरत में 1613 में लगी थी, लेकिन पहला व्यापारिक केंद्र उनका सूरत ही था, 1609 में ही बना दिया था। ठीक है, और एक प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो ईस्टर्न है, ठीक है, यानी भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगी और कब लगी? ठीक है, तो ऐसा प्रश्न बने आपसे तो आप याद रखेंगे कहाँ पे बनी दोस्तों, कहाँ पे लगाया इन्होंने ईस्टर्न भारत में, पूर्वी भारत में, तो उड़ीसा में। कब इन्होंने अपनी फैक्ट्री यहाँ पे लगाई थी, ऐसा प्रश्न बने तो आपको याद रखना है वो डेट भी। तो वो डेट क्या है दोस्तों? अगर उस डेट की बात करें तो 1633। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? ठीक है, तो फ्रेंच वालों ने बहुत जगह पे अपनी बस्ती लगाई थी, लेकिन कहाँ पे नहीं लगाई थी? पौंडीचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माहे में। ठीक है, माहे में इन्होंने लगाया था। आई थिंक आई एम रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री गोवा में नहीं लगाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, तो दैट्स माई मिस्टेक। तो हम देखिए करेक्ट करके चलेंगे, तो गोवा में इनकी फैक्ट्री नहीं लगी थी। बाकी इन्होंने पांडिचेरी में अपना एक तरह से वर्चस्व बनाया, माहे में बनाया, चंद्रनगर में बनाया। ठीक है, लेकिन गोवा में हमेशा से पुर्तगीज ही रहे। ठीक है, कौन रहे दोस्तों? हमेशा से पुर्तगीज ही रहे और पुर्तगीज अंततः 1961 में गोवा को इन्होंने छोड़ा था। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोवा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या है, इसको ध्यान से देखिए।
प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि 1651 में मुगल द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो दोस्तों बंगाल की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कासिम बाजार में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के रूप में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों 1651 में कासिम बाजार में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर जो हमारा 5 है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखें, है क्या, भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात करें, भारत में आलू की जो फसल है वो पुर्तगाली लेके आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आलू की फसल पुर्तगाली लेके आए थे, और पहली बार पुर्तगाली 1498 में आए थे भारत में। ठीक है, और कौन पहला व्यक्ति था, तो दोस्तों वो वास्को डी गामा थे, और वो केरल में, ठीक है, आए थे, और उनका स्वागत जमोरिन ने किया था। जमोरिन उस समय केरल की एक तरह से उपाधि होती थी अगर वहाँ पे कोई रूलर होता था, और वास्को डी गामा को गाइड करने वाला एक अब्दुल मनिक करके व्यक्ति था, उसने गाइड किया था। ठीक है, तो हम ये सभी फैक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 के पास चलते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो दोस्तों यहाँ पे इसके पहले ही मैंने बात कर लिया है। ठीक है, तो गोवा में इनका अपना मुख्यालय था, तो हम याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं। देखिए 1510 में हुआ क्या, अल्बुकर्क नाम के एक फ्रांसीसी मतलब पुर्तगाली एक गवर्नर था। ठीक है, जिसका नाम अल्बुकर्क था। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है नाम अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क कंप्लीट था, लेकिन अल्बुकर्क याद रखेंगे। तो इसने क्या किया था, गोवा को बीजापुर के सुल्तान से जीत लिया था। ठीक है, और गोवा को ही अपना हेडक्वार्टर लोग बाद में बना देते हैं। ठीक है, पहले कोचीन रहता है, लेकिन बाद में 1510 के आसपास अल्बुकर्क इसको अपना हेडक्वार्टर बना देता है। ठीक है, और बाद में होता क्या है, गोवा 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन रहता है। ठीक है, और अगर आपसे प्रश्न बने कि पुर्तगालियों का, ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दोस्तों अल्बुकर्क था, नाम याद रखिएगा। ठीक है, अल्बुकर्क ने कौन कौन से काम किए थे, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बनता है, परमिट सिस्टम किसने लागू किया था, दोस्तों अल्बुकर्क ने। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी अल्फांसो डी अल्मीडा ने किया था, लेकिन उसी ब्लू वाटर पॉलिसी को इम्प्रूव करके हिंद महासागर में अगर किसी को एंट्री लेनी है तो परमिट लेनी होगा पुर्तगीज से। ठीक है, तो ये अल्बुकर्क ने स्टार्ट किया। ठीक है, और हिंदू महिलाओं के साथ पुर्तगाली शादी करें, इस बात के लिए भी प्रेरणा किसने दिया, अल्बुकर्क ने दिया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसने स्टैंड लिए थे अपना कदम जमाने के लिए भारत में, इसलिए इसको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भारत में बोला जाता है। ठीक है, तो हम इतना फैक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए हम एक एक क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा उसके ऊपर डिस्कस करके ही आगे बढ़ेंगे, है ना, कि आप एग्जाम में अच्छा करें। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, और 1668 में इनकी पहली फैक्ट्री लगती है। कहाँ पे लगती है, ऐसा प्रश्न बनता है, तो दोस्तों सूरत में। ठीक है, गुजरात के सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री लगती है, तो याद रखेंगे 1664 में इनकी कंपनी का गठन होता है। ठीक है, और पहली फैक्ट्री ये लोग सूरत में लगाते हैं। तो इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 8 को देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो दोस्तों आपको पता ही है, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। ठीक है, 1498 में आए। मैं आपको कई बार रिपीट करूंगा जिसके आपके दिमाग में ये फैक्ट बैठ जाए। ठीक है, कौन आया, वास्को डी गामा आया, और ये रिटर्न कब गए पुर्तगाली, अंततः 1961 में। ठीक है, सबसे पहले आया और सबसे लास्ट में गए थे। तो इस तरह से ये फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वास्को डी गामा ने। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, बड़ी बात है, 1487 में एक और व्यक्ति निकला था भारत की खोज के लिए। ठीक है, जिसका नाम बार्थोलोमियो डियाज था। क्या नाम था दोस्तों, मैं केवल डियाज यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका कंप्लीट नाम था बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, ये निकला तो था, लेकिन केप ऑफ गुड होप से ना वो रिटर्न चला गया था। ठीक है, और ये भारत की खोज कर नहीं पाया था। तो आप याद रखेंगे। अब आपसे प्रश्न बने केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, तो दोस्तों मैं आपको एक स्केचिंग के माध्यम से समझा दूं। ठीक है, जिससे आपके दिमाग में बैठा रहे। ठीक है, तो ये अगर अफ्रीका महाद्वीप है तो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये वाला, ठीक है,
ये जो साउथ अफ्रीका देश है, तो ये लास्ट जो पॉइंट है इसी को केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो याद रखेंगे। और यहाँ से ये लोग कहाँ से, पुर्तगीज़ यहीं पे है आसपास में। ठीक है, यहाँ से निकल के आते हैं और यहाँ से फिर ये रास्ता पकड़ के आ जाते हैं अपने भारत में। ठीक है, तो हम याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के ऊपर। और हमारा प्रश्न नंबर 10 भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव किसने रखी थी? ठीक है, किस महान पुर्तगाली गवर्नर ने रखी थी? तो इसके ऊपर मैंने पहले ही ये चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो किसने रखी थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। उम्मीद करूंगा आपको याद होगा अभी तक, अल्बुकर्क ने। ठीक है, और उसके महानतम कार्य भी मैंने गिना दिए थे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। उसने ही परमिट सिस्टम भारत में लागू किए थे कि इंडियन ओशियन में अगर किसी को आना है तो उन्हें पुर्तगालियों से क्या लेना होगा? परमिट लेना होगा। ठीक है, और भारतीय महिलाओं से उनको वाइफ्स बनाना है, उनको अपनी पत्नी बनाना है। ठीक है, और गोवा को क्या किया था इसने? गोवा को बीजापुर के सुल्तान से जीता था। ठीक है, ऐसे कुछ इसने काम किए थे। और भी बहुत सारे इसके काम हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंटली यही तीनों हैं। चलिए अब हम बात करेंगे क्षेत्रीय राज्यों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें हम प्रश्न नंबर 11 के रूप में अपना अगला प्रश्न देख रहे हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब यहाँ पे टीपू सुल्तान के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हुए थे। तो टीपू सुल्तान ने ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने ट्री ऑफ लिबर्टी की देन किसकी है? तो दोस्तों ये टिप्पू सुल्तान की है। ठीक है, और ये हैदर अली का पुत्र था, आपको पता ही है। और टीपू सुल्तान ने क्या किया था? अपनी आर्मी को फ्रेंच आर्मी की तरह ट्रेंड किया था। किन की तरह? जो फ्रेंच आर्मी थी उनकी तरह ट्रेंड किया था। और टीपू सुल्तान ने जैकोबियन, जो फ्रेंच जैकोबियन क्लब था उसका मेंबर भी बना था। ठीक है, और जैकोबियन जो एक तरह से फ्रेंच जैकोबियन था उसका मेंबर नेपोलियन बोनापार्ट भी था। तो ऐसा बोला जाता है कि टीपू सुल्तान की अच्छी मित्रता होने की संभावना थी नेपोलियन बोनापार्ट से, और जिसकी डर से अंग्रेजों ने यानी कि वेलेस्ली ने भारत में जैसे जो प्रिंसली स्टेट थे उनके लिए एक तरह से सब्सिडरी अलायंस का प्रोविज़न लेके आया था। मैं आगे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी इतना ही जानिए। सब्सिडरी अलायंस बोले तो सहायक संधि। ठीक है, किससे डर के? जो जैकोबियन था उससे डर के। जैकोबियन में ज्वाइन नेपोलियन बोनापार्ट से, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 के रूप में क्या है? खालसा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, तो खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न आपसे बने तो आप अवश्य कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में वर्ष 1999 का जो वैसाखी का त्यौहार है पंजाब के लिए एक विशेष ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि? तो दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है? इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना 3 वर्ष मतलब इसी डेट पे हुई थी। ठीक है, तो वैसाखी का त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? तो दोस्तों अगर इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, तो संस्थापक भी और प्रवर्तक भी यही रहे हैं। तो आपसे प्रश्न बने सिखों के सैन्य संप्रदाय के खालसा जो प्रवर्तन करता है कौन है? गोविंद सिंह जी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तलवंडी। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे प्रश्न बने तो आप अवश्य कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर को अगर हम बात करें रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 में प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान से स्वागत किया था? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तो जो रणजीत सिंह थे और विलियम बेंटिक का अच्छा मित्रता भी मतलब सामने आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 के रूप में हमारे सामने कौन सा प्रश्न है? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है।
देखिए ये सैयद भाई कौन थे? तो दोस्तों ये मतलब एक तरह से जब मुगल सत्ता का कार्यभार भारत में मतलब अच्छे से रन हो रहा था और थोड़ा सा बाद में कमज़ोर पड़ा था, ठीक है। तो उस बीच में ये दो सैयद भाई थे, ठीक है, जो लोग ना एक तरह से मुगल शासकों में ना एक तरह सत्ता परिवर्तन का कार्य कर देते थे, ठीक है। ये इतने पावरफुल हो गए थे। तो इनका, ठीक है, पूरी तरह से खात्मा किसने किया था? मोहम्मद शाह ने किया था, ठीक है। और किसकी सहायता से किया था? तो निज़ामुल मुल्क की सहायता से, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न बने कि सैयद भाइयों का अंत मोहम्मद शाह ने किसकी सहायता से किया था? तो निज़ामुल मुल्क की सहायता से, ठीक है। बाद में उसको हैदराबाद का ये सूबेदार बना देता है मोहम्मद शाह, और फिर बाद में जो निज़ामुल मुल्क है हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और अपने नवाब बन जाता है, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं, याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के ऊपर, और इसमें क्या है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, करनाल के, ठीक है। तो करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था, हम याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के ऊपर और देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ने वाला व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और ये हमें याद रखना है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि श्रीरंगपट्टनम की संधि में कौन कौन सम्मिलित थे? तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थापना में, ठीक है, या दरोगा की पोस्ट लाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक है। तो हम याद रखेंगे इस बात को भी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के ऊपर। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1849 में, ठीक है। तो ब्रिटिश ने पंजाब को अपने में कब मिलाया? 1849 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के ऊपर और देखते हैं प्रश्न नंबर 22 क्या पूछ रहा है हमसे। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, और इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अल्फांसो दी अल्बुकर्क कब किया था? 1510 में, ठीक है। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए मैंने बोला था कि सारे प्रश्न अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, धीरे धीरे प्रश्न आते रहेंगे। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या है, अधोलिखित देशों में इंडोनेशिया किसका नगर था? तो दोस्तों देखिए दिए गए ऑप्शन में जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, डच, ठीक है। तो डचों का इंडोनेशिया एक तरह से नगर था, और डच विशेषकर मसालों के व्यापार के लिए आए थे, और ये व्यापार में मस्त थे, लेकिन इनको भी साम्राज्यवादी नीति का एक तरह से लालच पड़ गया और ये भारत में आ गए, और इनका अंग्रेजों के साथ हाथापाई हो गया, ठीक है। बाद में अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते ये पराजित हुए, ठीक है, और इन्हें पुनः फिर से इंडोनेशिया में भेज दिया गया, और जितने अंग्रेज इंडोनेशिया साइड में गए थे उनको रिटर्न भारत में भेज दिया गया, ठीक है। यही उनका एक तरह से एग्रीमेंट हुआ। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 24 देखिए। प्रश्न नंबर 24 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वांडीवास की लड़ाई, ठीक है। तो याद रखेंगे, और ये लड़ाई 1760 में लड़ी गई थी, और वांडीवास नाम का लोकेशन आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का उद्देश्य पूरा हुआ और आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के ऊपर, और हम प्रश्न नंबर 25 को सांस्कृतिक सामाजिक और जो सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार जो आंदोलन हुए थे उनसे रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 25 अब आपके सामने आ चुका है, अब इसको अटेंड करेंगे आप। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध, ठीक है। अब आप हमें कमेंट में बताएंगे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तुरंत बताइए, मैं चाहता हूं कि आप तुरंत जवाब दें। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 में आपसे पूछा जा रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विवेकानंद जी ने। देखिए 1893 में अपनी स्पीच दे के आते हैं, ठीक है, और उसके कुछ साल बाद, ठीक है, तो कितने साल बाद आप कमेंट कीजिएगा, और ये पुनः क्या करते हैं, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूँ 1800, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन आपको दे देता हूँ 1896, 1898, ठीक है, और 1897 और ननाब्दीज, ठीक है।
तो इसमें से एक राइट होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 27 देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? दिए गए ऑप्शन में दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया था और हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के ऊपर और देखते हैं प्रश्न नंबर 28 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अलीगढ़ में जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी? ऐसा प्रश्न है आपके सामने। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खाजी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने करी दोस्तों? सर सैयद अहमद खाजी ने। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 29 के रूप में जो हमारा अगला प्रश्न है, इसको देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय जी को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सामाजिक सुधार में अपना योगदान दिया था। जैसे बाल विवाह जो प्रथा है उसके ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद जो सती प्रथा था, ठीक है, उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई थी। ठीक है, और समाज में जो दहेज प्रथा है उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। तो ऐसा कार्य राजा राम मोहन राय जी ने किया था, इसलिए इनको नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 30 के रूप में देखिए हमारा अगला प्रश्न है और प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो याद रखेंगे 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी कौन था? राजा राम मोहन राय। तो हमको याद रखना है। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या है, आपसे क्या प्रश्न बन रहा है। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, तो देखिए सपनों में आपके जान है, तो आप थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं और लगातार पढ़ते रहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 32 में आपसे प्रश्न है, निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो उम्मीद करूंगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका जवाब आपको अवश्य ही पता होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट कीजिए। राजा राम मोहन राय मुझे पता है, आप बताएंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था और उम्मीद करूंगा कि आप उस समय ध्यान से सुन रहे थे। और अगला प्रश्न देखिए क्या है। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सती कुप्रथा जो था उसी के अगेंस्ट ये खड़े होते थे। ठीक है, तो हम याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे आपसे। प्रश्न नंबर 34 के रूप में क्या पूछा जा रहा है। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया क्योंकि इसका क्या कारण था? तो दोस्तों देखिए गांधी जी ने इसलिए विरोध किया क्योंकि ये हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा। ठीक है, और ये 1932 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें जो दलित हैं और जो महिला वर्ग था, जो एक तरह से मजदूर वर्ग था, इनके लिए भी अलग से जैसे अपना प्रतिनिधि चुनने का एक तरह से ये लोग प्रावधान लेके आए थे। तो इसी को हम बोलते हैं कम्युनल अवार्ड या तो फिर सांप्रदायिक पुरस्कार। ठीक है, तो रैमसे मैकडोनाल्ड लेके आए थे और इसको खारिज कर दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी चले गए थे आमरण अनशन पे और फिर आमरण अनशन को तोड़ने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर उनसे मिलते हैं और मदन मोहन मालवीय जी, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी उपस्थित रहते हैं और एक एग्रीमेंट साइन होता है और उसके बाद से ये जो कम्युनल अवार्ड है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, मतलब इसका प्रभाव निरस्त होता है। ठीक है, कुछ शर्तों के अनुसार। चलिए प्रश्न नंबर 35 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चार्ल्स आयोग। और यहाँ पे देखिए सभी जितने आयोग हैं, मैकाले आयोग, हंटर आयोग, बेंटिक आयोग, ये सभी एजुकेशन से रिलेटेड अपना काम किए थे। ठीक है, लेकिन इसमें अगर बात करें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान सबसे पहले दिया था तो चार्ल्स आयोग ने। ठीक है, तो हम याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न हमसे बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 36 के रूप में देखिए हमारे सामने क्या प्रश्न है। सर्वोदय का आशय क्या होता है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में बने हैं इसलिए आपके सामने ये प्रश्न आ रहे हैं। तो सर्वोदय का आशय होता है सबका उत्थान। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 37 के रूप में हमारे सामने जो अगला प्रश्न है इसको हम ध्यान से देखेंगे। प्रश्न क्या है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 में हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कब हुई थी ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 1784 में इसके प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर विलियम जोन्स। ठीक है, तो याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो हमको करना है सारे प्रश्न, है ना।
और आपको बता दूं, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलके ही आपका बड़ा क्वेश्चन तैयार कर देते हैं ना। जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ, वो सभी ना आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, तो इसमें आप ध्यान से सुनेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 38, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो दोस्तों अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो उच्च मध्य वर्ग था ना, तो 19वीं शताब्दी का जो पुनर्जागरण था वो केवल उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 39 पे ये आपसे क्या पूछ रहा है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इसके वायसराय के प्रभुत्व पारित किया गया था। ठीक है, तो भारतीय अधिनियम जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 था, ये किस वायसराय के प्रभुत्व में किया गया था पास? तो लॉर्ड कर्जन उस समय थे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो 1904 चाहे स्वदेशी आंदोलन हुआ, ठीक है, चाहे बंगाल का विभाजन हुआ, तो उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन ही थे वायसराय। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपनाम, कथन और पुस्तकों से रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं और क्या। प्रश्न नंबर 40 के रूप में आपसे प्रश्न क्या है? गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो ये किसका रचना है? तो दोस्तों इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नरसिंह मेहता। ठीक है, तो नरसिंह मेहता जी का नाम याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखा था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वीडी सावरकर जी ने। ठीक है, तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वीडी सावरकर महोदय जी ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 42 के ऊपर आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? ठीक है, तो दोस्तों इस ये विचार किनका था? महात्मा गांधी का। ठीक है, और इस टॉपिक पे दोस्तों यूपीएससी में निबंध भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कि क्या जो साध्य है वो इम्पोर्टेंट है या फिर साधन है वो इम्पोर्टेंट है? ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई रिजल्ट है उसके लिए मार्ग भी उचित होने चाहिए या सिर्फ रिजल्ट अच्छा होना चाहिए? तो महात्मा गांधी का अप्रोच है, अगर हमारा मार्ग अच्छा है तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। ठीक है, लेकिन हमारे कृष्ण क्या बोलते हैं? धर्म के लिए अधर्म भी धर्म है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 43 में आपसे प्रश्न बन रहा है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सबको पता है सरोजिनी नायडू जी, है ना। तो याद रखेंगे भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 के ऊपर। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ये प्रश्न एक तरह से देखें तो यूपीएससी मेंस में पूछा गया था कि भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जर्मनी के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ऐसे बड़े प्रश्न बनते हैं और छोटे प्रश्न के रूप में आपसे सामने अगर प्रश्न आए तो उसका कारण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था उसी तरह से वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत का एकीकरण किया था, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को अपने में मिलाया भारत में, और फिर जो नहीं मान रहे थे उसके लिए ऑपरेशन पोलो भी चलवाया था। ठीक है, आपको पता ही होगा, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 के ऊपर और इसको ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है आपसे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बने कि ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन है? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी हैं। इन्होंने इस सर्वप्रथम क्या किया था? एक तरह से जो भारत का आय है उसकी गणना किया था। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, जिसको धन निकासी का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था। ठीक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था, जिसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको हम हिंदी में धन निकासी का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट दादा भाई नौरोजी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी आगे अन्य प्रश्नों में अन्य इंपॉर्टेंट बातें हम करके चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 46 के रूप में देखिए क्या है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ही थे। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाता है, याद रखिएगा। क्या है दोस्तों? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय। प्रश्न नंबर 47 देखें क्या है। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण या ड्रेन ऑफ वेल्थ, अभी हमने आपसे बात करी इसके बारे में, सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट करें।
दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 के ऊपर। प्रश्न नंबर 48 में आपसे पूछा जा रहा है गांधी जी को माना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इनको दार्शनिक अराजकतावादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दार्शनिक अराजकतावादी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 49 में आपसे प्रश्न क्या है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी पुस्तक में हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो दिया गया है। ठीक है, वो संकलित है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 के ऊपर, और इस तरह से हमारी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हुई। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 में आपसे प्रश्न क्या बन रहा है कि महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर, यह उक्ति किसने कही थी? महात्मा गांधी के बारे में अर्धनग्न फकीर वाला जो बात है वो किसने कही थी? तो दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने कही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखेंगे। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मेंस में पूछा जा चुका है। अर्धनग्न फकीर क्यों कहा था, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, किसने? विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न देखिए, करेंगे या मरेंगे, करो या मरो। ठीक है, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, तो याद रखेंगे 8 अगस्त को वर्धा से स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 52 के रूप में जो हमारा प्रश्न है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? बात वही है, महात्मा गांधी जी ने, है ना। प्रश्न नंबर 53 देखिए क्या है, वापस वेदों की ओर। ठीक है, यानी कि वेदों की ओर लौट चलो या फिर वापस वेदों की ओर, यह आह्वान किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए नाम तो मैं सही बोल रहा हूँ लेकिन ऑप्शन का चयन गलत हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अब आप याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, ये बोला था कि वेदों की तरफ वापस लौट चलो। ठीक है, या फिर वापस वेदों की ओर या फिर वेदों की ओर लौट चलो। प्रश्न नंबर 54 के रूप में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भगवत क्या है दोस्तों, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो भगवत गीता है, ठीक है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस था। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 के ऊपर। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, तो आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने, और आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 के ऊपर, और प्रश्न नंबर 56 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी, ऐसा भी प्रश्न बनता है, तो ज्योतिबा फुले ने। लेकिन यहाँ पे क्या प्रश्न है, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दम्भी ब्राह्मणों का तथा अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। ठीक है, दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की बात। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 के ऊपर, और इसको ध्यान से देखिए क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बगाम की स्थापना की। तो दोस्तों कब? तो ये 1913 की बात है। ठीक है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में क्या किया, एक उर्दू साप्ताहिक जिसका नाम था अल हिलाल। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि अल हिलाल किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, और ये भारत के उस समय शिक्षा मंत्री भी बने थे, आप ये भी याद रखेंगे। और भारत में अभी भी जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है वो इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो अल हिलाल आपने देख लिया 1913। ठीक है, इन्होंने अल बगान की क्या है, अल बलाग की स्थापना की। ठीक है, अल हिलाल पर जब सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए तो इन्होंने अल बलाग की स्थापना की 1913 में।
चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 58 के ऊपर। देश बंधु की उपाधि किसे मतलब दी गई थी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिया दास जी को, ठीक है। तो सिया दास जी को देश बंधु की उपाधि दी गई थी, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 59 देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह स्टेटमेंट किसका है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन लोकमान्य तिलक जी का है, ठीक है, याद रखेंगे। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महात्मा गांधी। बहुत बार होता है कि लोग अम्बेडकर जी के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यंग इंडिया और हरिजन का संपादक महात्मा गांधी करते थे। प्रश्न नंबर 61 के रूप में देखिए आपसे क्या प्रश्न है। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता। तो दोस्तों आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का संकलन किया था और उसमें ही था वंदे मातरम, है ना। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ठीक है, क्या पावरफुल सॉन्ग है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक तरह से क्या है, रचना है। प्रश्न नंबर 62 देखिए क्या है। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। दोस्तों दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर का चयन अगर आप करते हैं, अगर ऑप्शन नंबर सी छोड़ देते हैं आप, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको एक तरह से रेड इंडियंस की भी उपाधि दी गई थी, ठीक है। इनके लोग लाल कपड़े धारण करते थे, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां याद रखेंगे, फ्रंटियर गांधी की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। तो ये लेडी विद द लैम्प के नाम से विख्यात है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 64 के ऊपर। आपसे प्रश्न क्या बन रहा है, ध्यान से पढ़िए। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा राष्ट्रभक्ति गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था। दोस्तों निम्नलिखित में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मोहम्मद इकबाल जी ने, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 65 देखिए क्या है। देखिए हमें याद रखना है चाहे जैसे भी हो, है ना, एग्जाम पास करना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में अगर हम बात करें तो इसमें जो राइट आंसर है द होली फैमिली, ठीक है। द होली फैमिली महात्मा गांधी जी की रचना नहीं है, आप बताएंगे किनकी है। बाकी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ ये महात्मा गांधी का है, हरिजन महात्मा गांधी का है, हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी का है, लेकिन द होली फैमिली महात्मा गांधी की रचना नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे और आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएंगे द होली फैमिली ये किनकी रचना है। प्रश्न नंबर 66 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 66 में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है दी बंगाल गजट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। और जेम्स हिकी के द्वारा ये प्रकाशित पहला अखबार था, ठीक है, जेम्स हिकी के द्वारा, ठीक है। क्या नाम है, दी बंगाल गजट। चलिए बात करते हैं, कलकत्ता एडवाइजर के नाम से भी इसको जानते थे। प्रश्न नंबर 67 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 67 में आपसे पूछा जा रहा है, किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा, मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आंख बंद कर कर आप सुभाष चंद्र बोस जी को लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 67 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न आपसे अब थोड़े बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, सुमेलित करना है और सुमेलित करके सही आंसर का जवाब देना है, ठीक है। तो अब कीजिए, यहाँ पे देखिए, अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, मोहनदास करमचंद गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उपाधियाँ दी गई हैं, किसको क्या कहा जाता था। तो दोस्तों अगर आपने ध्यान से सुना हो मुझे, तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा गया था, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का भव्य वृद्ध पुरुष, ठीक है। इस तरह से मैचिंग मैचिंग हो गया। खान अब्दुल गफ्फार खां क्वेश्चन में आया था, सीमांत गांधी या तो फ्रंटियर गांधी, बात वही है, ठीक है। और बते
रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो इनको तो गुरु क्या बोलते हैं, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो गुरुदेव की उपाधि मिली थी और इस तरह से अब आप मिला सकते हैं, यानी कि ए का 2 कहाँ मिल रहा है, बी का 3 कहाँ मिल रहा है, सी का 1 कहाँ मिल रहा है और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। खुश हो जाइए। और देखिए सब याद रखना है, और आपसे एग्जाम में प्रश्न बने ना तो आप छोड़ेंगे नहीं, सारे प्रश्न करके आएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 69 के रूप में देखिए आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों जनगण मन सर्वप्रथम भारत भाग्य विधाता, ठीक है, इसके नाम से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भारत भाग्य विधाता, ठीक है। इस तरह से हमने 69 क्वेश्चन बहुत आराम से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखेंगे क्रांतिकारी गतिविधियां और उससे रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना 17वां नंबर का प्रश्न, ठीक है। और इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें। 70, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो देखिए जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु या कल्पना दत्त। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राजगुरु। चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रयागराज में अपने आप को खुद को शूट कर लिया था, ठीक है। तो इनको तो नहीं, कल्पना दत्त को भी नहीं, जतिन दास को भी नहीं, राजगुरु जी को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 71 के ऊपर। प्रश्न नंबर 71 में आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? नील की खेती करने वाले अवालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक जो नील दर्पण है, इसके लेखक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप कर लीजिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नील दर्पण के लेखक, तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दीनबंधु मित्र, ठीक है। तो नील दर्पण में क्या लिखा गया है, जो आपको पता हो 1917 में तो क्या हुआ था, महात्मा गांधी चंपारण गए थे, चंपारण सत्याग्रह में नील क्रांति को लेकर, ठीक है। नील उसमें क्या किया गया था, तिनकठिया सिस्टम लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो उसी के अगेंस्ट खड़े थे, और उसके बारे में जो अंग्रेज दमन करते थे किसानों का, नील दर्पण में उन सभी बातों का संकलन दीनबंधु जी ने किया है, ठीक है। तो ये सभी बातें ना दोस्त हम याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 72 के ऊपर। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आनंद मठ, ठीक है। और इसी में तो है हमारा सुजलाम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये थोड़ा सा अलग टोन है, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 72 हमने देख लिया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 73, ठीक है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 1930 में जो चटगांव की सरकारी शस्त्रागार पर एक सशस्त्र आक्रमण हुआ था, ठीक है, जिसको हम चटगांव आर्मरी रेड कहते हैं, ठीक है। तो इस सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? ऐसा प्रश्न एग्जाम में बना है, ठीक है। तो दोस्तों 1930 की घटना है चटगांव आर्मरी रेड। तो इसके जो नेता थे वो सुरेश सेन जी थे, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हमारे क्रांतिकारियों ने रेड मारी थी, ठीक है, लूट मारा था, हमें युद्ध करना था ना, इसलिए। प्रश्न नंबर 74 देखिए, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो दोस्तों इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो डिज़रायली ने, ठीक है। तो डिज़रायली ने जो एक ब्रिटिश व्यक्ति था जिसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुई थी। याद रखेंगे कहाँ से? मेरठ से। क्यों तत्कालिक प्रभाव से स्टार्ट हुई थी? क्योंकि अंग्रेजों ने जो 34th इन्फेंट्री थी, जो बटालियन थी इंडियंस की, ठीक है, उनके करतूस में ना, जो कारतूस वो भरते थे पिस्टल वगैरह में, उसमें ना सुअर का चर्बी, गाय की चर्बी, ठीक है, आटा वगैरह में, ठीक है, इन सब में लगा डालते थे। इसलिए एक तरह से धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रहा था, और ये तत्कालिक प्रभाव से मंगल पांडे जी ने विरोध किया और यह आंदोलन भड़का था, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लंदन में, ठीक है। तो इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित था, ऐसा भी प्रश्न बने तो लंदन याद रखिएगा, ठीक है, जहाँ पे भारत के सचिव बैठा करते थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 76 के ऊपर। यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या बन रहा है? लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था?
तो दोस्तों लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जानते हैं, और ये भगत सिंह के विरुद्ध दर्ज किया गया था। ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी या लाहौर षड्यंत्र मामला। ठीक है, तो किनके नाम? भगत सिंह जी के, याद रखेंगे। आपको 23 मार्च का डेट नहीं भूलना है ना। चलिए प्रश्न नंबर 77 देखिए क्या है। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर है लाला हरदयाल सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 1913 में हुआ क्या था? गदर पार्टी का गठन हुआ था अमेरिका के, कहाँ पे दोस्तों बताएं? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, हाँ ठीक है, आपने समझ लिया। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, तो हमारा उच्चारण कभी कभी मतलब इधर उधर हो जाए तो आप माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में सर्वप्रथम क्या हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना, जिसमें लाला हरदयाल जी पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और यही संस्थापक थे, ये भी याद रखना है। मोहन सिंह भी थे और भी लोग थे। ठीक है, उनका नाम आएगा धीरे धीरे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था, तो अभी हमने बात कर लिया इसके ऊपर गदर आंदोलन से। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 79 के ऊपर। प्रश्न क्या है? वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, चंपाकरमन पिल्लई ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, चंपाकरमन पिल्लई ने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि बच्चों को पता ही ना हो। ठीक है, तो चंपाकरमन पिल्लई, भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना कहाँ पे? बर्लिन में। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। कब की थी? 1914 में। ठीक है, और 1914 में ही तो स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 में किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर। ठीक है, तो याद रखेंगे किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन? तो बिरसा मुंडा जी छोटा नागपुर पठार में, ठीक है, जो छोटा नागपुर है वहाँ पे अपना आंदोलन लीड कर रहे थे। ठीक है, अब हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हेल्प करने वाला है। और इस तरह से पहला प्रश्न है 81 नंबर क्वेश्चन के रूप में। इसको ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो दोस्तों सबको पता है ना, बागी बलियां किनके नाम से फेमस है? तो इनका नाम है मंगल पांडे। ठीक है, तो याद रखेंगे नाम मंगल पांडे, कहाँ से हैं? बलिया से हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 82 देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 82 में आपसे पूछा जा रहा है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो दोस्तों सिपाहियों का जो एक तरह से जो 1857 का क्रांति हो गया ना, तो इसके बाद से डायरेक्ट 1858 में एक आया बिल, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत भारत में वायसराय की पोस्ट आ गई। ठीक है, जो पहले भारतीय गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल, अब उनको वायसराय से तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया। और उसके बाद से हुआ क्या, जो भारत में जो सत्ता थी, शासन थी, वो डायरेक्ट जो वहाँ की महारानी विक्टोरिया थी उनके हाथ में चला गया। ठीक है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी सारी चीज़ें, और उसके बाद से 1858 के एक्ट के बाद से कम्प्लीटली वो ब्रिटिश के हाथ में चला गया, यानी ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्ञी के हाथ में। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इसमें क्या था? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट था, सिपाहियों के गदर के बाद। प्रश्न नंबर 83 देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक जो परिणाम था, परिणाम शक्ति का अंतरण था। ठीक है, तो क्या था परिणाम शक्ति का अंतरण? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ठीक है, तो ट्रांसफर की बात हो रही है, अंतरण। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का जो प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था, ये किसके हाथ में जाना था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ठीक है, प्रश्न नंबर 84 के रूप में देखिए अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग ही अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखनी है लॉर्ड कैनिंग के बारे में। प्रश्न नंबर 85 के रूप में देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे, और ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए ध्यान देंगे। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताएं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर। तो आपको याद रखना है इसमें सबसे पहले बैरकपुर, ठीक है, उसके बाद कहाँ पे? मेरठ में, उसके बाद कहाँ पे? दिल्ली में, और उसके बाद हुआ कहाँ पे? झांसी में, ठीक है। तो ये क्रम है, यानी कि सबसे पहले कहाँ पे हो गया? बैरकपुर में, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे हुआ? मेरठ में, और उसके बाद कहाँ पे हुआ? दिल्ली में, उसके बाद कहाँ पे? झांसी में। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सभी का स्थान, लोकेशन और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 86 के ऊपर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? दोस्तों प्रश्न नंबर जो 86 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खाजी ने, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की जो वकालत थी वो सर सैयद अहमद खाजी ने की थी। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 87 के ऊपर, और इसमें आपसे प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो राइट आंसर है आपका हजरत महल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 88 देखिए क्या पूछा जा रहा है। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इलाहाबाद में, ठीक है। तो 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार का आयोजन इलाहाबाद में किया गया था। कब? 1 नवंबर 1858 में, ठीक है। प्रश्न नंबर 89 देखिए क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों राइट आंसर इसमें क्या है बताएं? रामचंद्र पांडुरंगा, धोधुपंत, या फिर तात्या टोपे, या फिर कुंवर सिंह। इसका ना मैं आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन की मतलब जिम्मेदारी आप पे है। आप बताएंगे नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 90 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 90 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सिपाहियों का विद्रोह, ठीक है। तो यही घटना है जिसमें इंग्लैंड के सम्राट ने डिसाइड किया कि भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही बार बार बीच बीच में क्या होगा, आंदोलन करते रहेंगे सब, और उनको लूटना था और वो लूट नहीं पाएंगे ठीक से, ठीक है। अब हम गवर्नर जनरल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आ रहा है ना? तो सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके खुद इसका पार्ट अवश्य बनिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 91 पे। गवर्नर जनरल से रिलेटेड बनने वाले प्रश्नों के ऊपर अब हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है कि 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ की काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो दोस्तों जो हाथ से बुनाई करके खादी के कपड़े बनते थे, ठीक है, तो उसको पहनकर कौन गया था, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि जीवी जोशी जी गए थे, ठीक है। तो आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्यों? देखिए ये 1877 की बात हुई। अभी पेट के एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न बना था कि महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना कब से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो क्या पता ये भी प्रश्न आ जाए, है ना? तो हमें तैयार रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 92 नंबर का। देखिए क्या पूछा जा रहा है इसमें। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल की अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी। तो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, ठीक है, अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त। तो आपसे अगर प्रश्न बने कि परमानेंट सेटलमेंट ये कौन लेकर आया था, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहेंगे। और यहाँ पे बंगाल की अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त की जो बात है वो कॉर्नवालिस से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 93, और हम लोग सेंचुरी के बहुत करीब हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाले कौन थे, ठीक है, तो कौन था? तो इसमें राइट आंसर आपको याद रखनी है, थॉमस मुनरो, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है मद्रास प्रेसिडेंसी की बात हो रही है, ठीक है। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली,
ठीक है। तो आपको याद रखना है रैयतवाड़ी प्रणाली में क्या था, डायरेक्ट जो पीजेंट्स हुआ करते थे, जो कृषक होते थे, उनसे कर वसूलने की व्यवस्था थी, ठीक है। तो थॉमस मुनरो के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे, मद्रास प्रेसिडेंसी में। प्रश्न नंबर 94 के रूप में हमारा अगला प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको पता है 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। और ये एक्ट किस लिए आया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश एम्प्लॉय थे, ठीक है, जो ऑफिसर थे वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, नियम कानून को फॉलो नहीं कर रहे थे, बहुत सारा लूटपाट मचा रखा था, कंपनी घाटे में जा रही थी और वो लोग यूरोप में जाकर, इंग्लैंड में जाकर अपनी बड़ी बड़ी से एसेट क्रिएट कर रहे थे, परिसंपत्तियाँ इकट्ठे कर रहे थे, ठीक है। तो जिसे मतलब एक तरह से लगा ब्रिटिश को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये चल क्या रहा है, कि कंपनी कर्ज में जा रही है, घाटे में जा रही है और जो अधिकारी हैं वो इतने प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक एक्ट पारित किया, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, बंगाल में एक जो पोस्ट था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर, तो उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और जिसमें पहले व्यक्ति थे वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें की गई थी, है ना, और भी कुछ चीज़ें थी, लेकिन हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 95 के रूप में अगला प्रश्न है आपके सामने, इसको ध्यान से पढ़िए। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। तो अंग्रेजों ने किस उद्देश्य से की थी। तो दोस्तों ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया था, ऐसा नहीं है कि भारतीय लोगों के बहुत ज़्यादा हितैषी हो गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वो तो भाई अलग बात है कि हमें इनडायरेक्टली हम लोगों के लिए बाद में फ़ायदेमंद की चीज़ हो गई, है ना। लेकिन इन्होंने ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए भारत में रेलवे की शुरुआत करी थी, ठीक है। तो याद रखेंगे, धीरे धीरे अन्य प्रश्नों को भी देखेंगे हम रेलवे से रिलेटेड। पहले कुछ जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे प्रश्न बन रहा है, निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी या सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। तो दोस्तों देखिए किसके मतलब कब खोली गई थी, तो ये 1853 में खोली गई थी और डलहौजी का योगदान था, ठीक है। तो लार्ड नहीं बोलूँगा, डलहौजी, क्योंकि सभी लुटेरे ही थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया था ये कमीना, है ना। तो मतलब एक तरह से इसको मॉडर्न हिस्ट्री का फादर भी बोलते हैं, ठीक है, आधुनिक भारत का पिता भी बोलते हैं, जनक भी बोलते हैं। लेकिन वैसे तो ये इन लोगों ने अपने हित में काम किया था सब कुछ, लेकिन ठीक है कुछ अच्छा हो गया था इनडायरेक्टली भारत के लिए, इसलिए यूपीएससी के मेंस में एक एग्ज़ाम में प्रश्न बन गया था, ठीक है, कि इसको लॉर्ड डलहौजी को मतलब फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, तो इसने कुछ डेवलपमेंट कार्य किए थे जो हमें आज भी बेनिफिट में डालता है, ठीक है, इसलिए कुछ था। चलिए प्रश्न नंबर 97 देखिए आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें आपसे प्रश्न क्या बन रहा है कि किसी भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा, किस राज्य द्वारा, ठीक है। और देखिए जो राज्य अपहरण नीति है वही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। अभी जो मैंने आपसे बात करी ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो वही है अपहरण की नीति, ठीक है। कि अगर आपकी मतलब किसी प्रिंसिपल स्टेट के पास अगर कोई मतलब वंशज नहीं है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली ये लोग अपने अधीन कर लेते थे, ठीक है। तो जिसे राज्य अपहरण नीति कहते थे। तो इसमें जो पंजाब है ये राइट होगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, तो पंजाब पर इन लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत इसका एनेक्सेशन यानी कि अपने अंतर्गत अपने अधीन नहीं किया था। बाकी सतारा सबसे पहले शिकार बना था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। ये प्रश्न आपसे बनता है तो याद रखिएगा, ठीक है। नागपुर झांसी, ये झांसी 1856 के आसपास बना था, ठीक है। और नागपुर वगैरह सब, नागपुर, संबलपुर, ठीक है, सतारा, ये सभी और भक्ताराव, ये सभी बन गए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के शिकार, जिसमें सतारा फर्स्ट था, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे, अपना उत्तर प्रदेश भी हुआ था बाद में, ठीक है, तो याद रख लेंगे, बाकी पंजाब नहीं था। प्रश्न नंबर 98 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 98 में आपसे प्रश्न क्या है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना है सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है, तो इनका नाम अभी आप याद रखिए। देखिए सारी चीज़ें एक ही जगह डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि आपको बोरिंग ना हो, ठीक है। क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखते हैं तो आपका इंटरटेनमेंट दिमाग का होता रहता है कि चलिए ठीक है ज़्यादा सीखा है, तो वही अप्रोच लेके चलेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है।
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले सिविल सेवा स्टार्ट कराई थी, तो हमें याद रखना है, ठीक है। तो पहली बार सिविल सेवाएं लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंतर्गत हुआ था इसके शासनकाल में। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसमें आपको सुमेलित करना है और सुमेलित करके राइट आंसर का चयन करना है। सबसे पहले सुमेलित कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कर्जन है। तो किसके समय काल में क्या हुआ था, ऐसे बड़े एग्जामों में ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आप मिला लीजिए, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, मैंने आपको बताया था लॉर्ड वेलेस्ली का 1799 के आसपास सहायक संधि आया था, जिसको सब्सिडरी अलायंस कहते हैं ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट के डर से अंग्रेजों ने ये पद्धति अपनाई थी कि भारतीय राज्यों में जब हम सब्सिडरी अलाई साइन करवा लेंगे तो कुछ नियम कानून ये लोग थोपते थे सहायक संधि के अंतर्गत, कि जैसे मान लीजिए अगर अगर कोई भी राज्य, कोई भी प्रिंसली स्टेट सहायक संधि पे सिग्नेचर करता था, तो हम उसका ना आर्मी वार्मी हटवा देते थे, जो अंग्रेज थे अपनी आर्मी बैठा देते थे और उनकी सुरक्षा करते थे, उसके बदले आर्मी का खर्च और कुछ पैसे लेते थे उन राज्यों से, ठीक है। वही था सहायक संधि। और उसमें क्या था कि उन जैसे मान लीजिए अगर आपने सहायक संधि पे सिग्नेचर कर दिया, आप किसी राज्य के राजा हैं, तो अब आप अपनी मर्जी से, ठीक है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें अब आपको अंग्रेजों से, यानी कि जिससे आपने सहायक संधि पे हस्ताक्षर करवाए, ठीक है, तो उससे अनुमति लेनी होती थी। और ये सारी चीज़ें थी सहायक संधि में। तो लॉर्ड वेलेस्ली का देन था सहायक संधि। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी का, तो मैंने आपको बता ही दिया था, है ना, राज्य विलय की नीति। अब अगर आपको बी का 1 और उसके बाद सी का 3 देखने को मिल जाए, और बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट करवाया था लॉर्ड क्लाइव ने, ठीक है। तो एक तरह से आपका ए का 4 मिल गया। अब बचा लॉर्ड कर्जन, तो 1904 के आसपास, ठीक है। ये आपका आया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कब आया था, 1904 के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से आपका मिलान हो चुका है, यानी कि ए का आपने देख लिया, ए का 4 और बी का 1 और सी का 3 और डी का 2, ठीक है। तो अब आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, अब आप बड़ी आसानी से ऑप्शन का चयन कर लेंगे, है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। तो आप मिला चुके हैं, है ना। तो अब आपको आंसर की आवश्यकता है नहीं, आप बाकी खुद चयन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 101 के ऊपर, ठीक है। और देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपसे प्रश्न क्या बन रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था। तो जो गुड गवर्नेंस एक्ट 1858 आया था ना, जिसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है, आधिपत्य हो गया था और डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट कर दी थी ब्रिटिश साम्राज्ञी, ठीक है। तो सॉरी, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 102 के ऊपर और इसको देखते हैं। निम्न में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था। तो दोस्तों इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लॉर्ड डलहौजी की देन थी, जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और हिंदी में राज्य अपहरण की नीति कहते हैं। प्रश्न नंबर 103 देखें क्या है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 104 पे। प्रश्न नंबर 104 देखें, प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे, 1833 का एक एक्ट आया था जिसमें फर्स्ट बने थे कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था, इसी के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ठीक है, जिसको हम महाराज्यपाल की उपाधि देते हैं, ठीक है। तो आप याद रख लेंगे लॉर्ड माउंटबेटन थे, और लॉर्ड माउंटबेटन ही अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, ठीक है। सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने राजा राम मोहन राय के अभियान में सहयोग भी किया था, तो याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 105 के रूप में देखिए क्या है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है स्वतंत्र भारत का, ये नहीं है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ऐसा नहीं है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जाके फंस जाते हैं, यहाँ पे गलती हो जाती है लोगों से, ठीक है, कि अब तो स्वतंत्र हो गया, अब तो सिराज गोपालाचारी आएंगे, नहीं भैया यहाँ पे ऐसा नहीं है।
जब पूछे प्रश्न स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब फिर आपको सी राजगोपालाचारी के साथ जाना है, ठीक है। नहीं तो लॉर्ड माउंटबेटन ही आपका सही जवाब होगा, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। यहाँ पे क्या प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है 1887 की, ठीक है। तो कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1887 में। और राइट आंसर क्या है, लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। आपने सुना होगा एओ ह्यूम का नाम, ठीक है। तो यह एक सिविल सर्वेंट था और इसने ही 1887 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश करने में अपना योगदान दिया था। और याद रखेंगे। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो इसको एक विशेष व्यक्ति ने ना इसको सेफ्टी वॉल कहा है, ठीक है। तो सेफ्टी वॉल की थियरी, सब सेफ्टी वॉल कॉन्सेप्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने कहा, किसने दिया, ऐसा प्रश्न बनता है तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और क्यों कहा गया, देखिए उस समय क्रांति भड़क रही थी, है ना। 1857 की क्रांति हुई, इधर उधर लोकल अपराइजिंग्स हो रही थी, यानी कि जो मतलब एक तरह से देखें तो बहुत सारी जनजातीय विरोध था। और फिर लोकल में लोग इधर उधर अंग्रेजों को पीट देते थे उठा के। तो इन सब चीज़ों को दबाने के लिए ये ह्यूम ने एक पहल करी कि चलो ठीक है एक पार्टी बनवा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद सब इसी में फंसे रहेंगे, ये लोग पिटिशन देंगे, हम लोग को सुनना होगा तो सुनेंगे, कुछ करेंगे इनके लिए, है ना। और उसके बाद आराम आराम से अपना शासन चलाते रहेंगे। तो यही था सेफ्टी वॉल, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल कॉन्सेप्ट से क्यों जाना जाता है, ठीक है। तो मैंने देखिए फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपने देख ली, है ना। और जल्दी जल्दी करने का मतलब है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो कृषि सुधार में अपना योगदान दिया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। तो यही है लॉर्ड कर्जन का योगदान, ठीक है। तो याद रखेंगे जो सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार इसका माना जाता है वो है कृषि सुधार, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 108 के ऊपर। और प्रश्न नंबर 108 में हम क्या देख रहे हैं, बंगाल के बंटवारे के समय, ठीक है, किस ब्रिटिश वायसराय का मतलब इससे संबंध है। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, उम्मीद है कि आप आंसर जरूर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जो एक्ट था और उसके बाद बंगाल का विभाजन था, ठीक है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, विभाजन रद्द 1911 में हो गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको रटी होंगी, बस केवल ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ही था उस समय, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 109 के ऊपर। प्रश्न क्या है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो बंगाल विभाजन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, बिल्कुल हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी, लॉर्ड कर्जन के समय काल में। द्वितीय दिल्ली दरबार भी लगा था, जी बिल्कुल लगा था, ये भी करेक्ट है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इसके समय काल में नहीं हुआ था, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन था, डफरिन, है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, लॉर्ड रिपन है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन जाता है। चलिए बात करते हैं अब संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पहलू आता है और वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में हर एक चैप्टर से हर एक प्रश्न तो बनेगा नहीं, तो जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप उन्हें देख लीजिए। बाकी अगले टेस्ट में हम अन्य प्रश्नों को भी देख लेंगे और ऐसे ही एक दो टेस्ट और लगा लेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी एक ही साथ एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन करेंगे तो भी आप बोर हो जाएंगे, है ना। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट आप डिस्कस करके चल रहे हैं मेरे साथ। तो प्रश्न नंबर 111 के रूप में देखिए क्या प्रश्न है आपके सामने, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया। तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई था, तो इसको हम बोलते हैं नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट
कब आया था? 1784 में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 112 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 112 में आपसे प्रश्न बन रहा है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? तो दोस्तों 1833 का जो चार्टर एक्ट था ना, उसके अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका कंप्लीटली जो मोनोपोली था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, पहले देखिए एक आया था एक्ट 1813 में, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि चीन के साथ जो व्यापार है वो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू उस पर मोनोपोली सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी, और जो जाके 1833 के चार्टर में हटा ली जाती है। तो हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 113 के ऊपर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो दोस्तों इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मिंटो मार्ले सुधार के। ठीक है, तो 1909 के मिंटो मार्ले रिफॉर्म जो आया था, इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, या तो फिर मिंटो मार्ले रिफॉर्म, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल दे। ठीक है, तो मार्ले मिंटो, और यहाँ पे जो मिंटो है, ठीक है, मिंटो ये वायसराय था, और जो मौर्य था तो दोस्तों ये भारत का सचिव था। ठीक है, उस समय भारत के सचिव का पद आया था, तो ये क्या था? माले सचिव था और मिंटो वायसराय था। तो मिंटो की एक पहल थी। ठीक है, तो अगर भारत में पूछा जाए सांप्रदायिकता का जनक कौन है, तो कौन हो जाता है दोस्तों? मिंटो। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर 114 के ऊपर, और ध्यान से देखिए क्या है ये प्रश्न। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का जो सर्वग्राहम यानी कि पॉपुलरली नाम क्या है? तो दोस्तों वो तो हम देख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो याद रखिएगा। चलिए अभी धीरे धीरे सारे प्रश्न क्लियर होते रहेंगे, है ना। प्रश्न नंबर 115 क्या है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1935 अधिनियम का। ठीक है, जो इंडियन गवर्नेंस एक्ट आप कह रहे हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये महत्वपूर्ण विशेषता इसका प्रांतीय स्वायत्तता था। ठीक है, यानी कि क्या था बताएं? प्रोविंशियल ऑटोनॉमस स्टेटस की बात कही गई थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि जो भारत का संविधान है उसमें जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर का मैक्सिमम पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत के संविधान की संरचना कहाँ से ली गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं वैसे। चलिए प्रश्न नंबर 116 के रूप में देखिए अगला प्रश्न। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे, तो दोस्तों वो मोंटेगू था। ठीक है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मोंटेगू और चेम्सफोर्ड दो व्यक्ति थे। ठीक है, एक सचिव थे और एक वायसराय थे। ठीक है, और इन्होंने द्विशासन धारणा लेके आए थे कहाँ पे दोस्तों? 1919 में जो ये डायरकी सिस्टम है ये आया था प्रोविंस में। ठीक है, यानी कि प्रांतों में। तो प्रांतों में आपसे प्रश्न बने कि डायरकी सिस्टम या फिर द्विशासन धारणा कब आई थी? तो 1919 के एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत, जिसको हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतनी बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 117 नंबर का क्वेश्चन। 1921 नयन मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो दोस्तों राइट आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे 1921 का जो नरेंद्र मंडल या फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो ड्यूक ऑफ कैनॉट के। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 118 देखें, आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? दोस्तों राइट आंसर इसमें क्या है? चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। ठीक है, तो याद रखेंगे रॉलेट एक्ट 1919, जिसमें देशद्रोह बिना ट्रायल के लग रहे थे, है ना, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 119 के ऊपर, और ये प्रश्न क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो दोस्तों ये साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन जो आया था रिपोर्ट, ठीक है, उसके अगेंस्ट था। ठीक है, क्योंकि साइमन कमीशन आया उसको गो बैक कर दिया गया, और उसके बाद से 1935 का एक्ट आया था, तो आप याद रखेंगे। चलिए
इस तरह से हमारा 119 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब जो आर्थिक अवस्था थी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब ऐसा नहीं है कि हम सब घाच पाच करके देखेंगे, सभी प्रश्न देखेंगे, लेकिन उनके अलग अलग पहलू हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से आर्थिक अवस्था में, अब यहाँ पे भी आपके सी.आर. दास भी आएंगे, दादा भाई नौरोजी भी आएंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे हिस्टोरियंस आएंगे धीरे धीरे। तो अब आर्थिक व्यवस्था में पहला प्रश्न यानी कि 120 नंबर का क्वेश्चन देखें आप। आपसे प्रश्न क्या बन रहा है, इसको ध्यान से पढ़ें। 1940 से 46 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मौलाना आज़ाद, ठीक है, तो याद रखेंगे। और अगला प्रश्न हम देखेंगे 121 नंबर प्रश्न के रूप में, और प्रश्न ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है, भूमि के पट्टेदारी और रैयतवाड़ी प्रणाली किससे, मतलब किसके संदर्भ में थी? वैसे मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी किया है, अगर आप चाहें ध्यान करें तो इस क्वेश्चन का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। मैंने वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए, रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। तो मैंने बताया था ना, जो पीजेंट्स थे, ठीक है, तो वो खुद ही अब कर देंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, पीजेंट्स बोले तो जो किसान होते हैं ना, उनको किसी जमींदार को कर के, मतलब अपना कर देने को किसी जमींदार को कर नहीं देना होगा। यहाँ पे डायरेक्ट जो है, जो थॉमस मुनरो का प्रावधान था रैयतवाड़ी प्रणाली वाला, इसमें डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी या तो शासन को जो किसान थे वो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे थे इसके अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, ठीक है। महलवारी सिस्टम आया था जिसमें गांव के मुखिया दे रहे थे, और स्थायी बंदोबस्त जो था परमानेंट सेटलमेंट, तो उसके अंतर्गत जमींदारी प्रथा थी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 122 के रूप में अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली की निम्नलिखित में से किसके अधिक लाभ प्राप्त किया? ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को क्लियर करता हूं मैं, जस्ट वेट। इस प्रश्न में क्या है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो दोस्तों जमींदारों ने, ठीक है। तो याद रखेंगे, ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदारों ने, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, 100 रुपये में 11 रुपये ये इन लोगों को मिलता था। अब हम राष्ट्रीय आंदोलन पे पहुंच आए हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें देख के आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 123 के रूप में हमारा अगला प्रश्न है, इसको देखें। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। अगर आप जाते हैं भारतीय संविधान में तो डीपीएसपी में आपको कुटीर उद्योगों को प्रमोट करते हुए गांधी जी का एक सिद्धांत मिलेगा, ठीक है, कि कुटीर उद्योगों को प्रमोट करना है, और आर्टिकल 40 में विलेज की इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड बातें की गई है, ठीक है। तो ये गांधी जी की ही बातें थी, ठीक है। तो गांधी जी का कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, जो भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, ठीक है, उसको फिर से पैटर्न में लाना और अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार करना, ये सारा मतलब एक तरह से पहलू था, ठीक है। और जो स्वदेशी आंदोलन था ना, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था। चलिए प्रश्न नंबर 124 देखिए क्या है। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? तो दोस्तों भारत के लिए सचिव, इसका अभिप्राय मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, ठीक है, जहाँ पे भारत सचिव का कॉन्सेप्ट आया था। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी, ठीक है, उसी को हम भारत का सचिव कहते थे, ठीक है। तो भारत के लिए सचिव का मतलब क्या है? ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 125 के ऊपर, और ये प्रश्न थोड़ा सा एक तरह से आप कह लें पीसीएस या यूपीएससी लेवल का हो सकता है, तो इसको पढ़ें और राइट आंसर का जवाब देने का प्रयास करें। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो ऑप्शन में देखें क्या क्या है। एक तो है सत्य, दूसरा है हिंसा, और तीसरा है धर्म, चौथा है सत्याग्रह, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, गांधी जी कुछ विशेष सिद्धांतों को ही लेके चलते थे, और उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। और वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ सत्य था, और क्या था? अहिंसा। बाकी धर्म, सत्याग्रह, ये सब इनके मूल सिद्धांत या महत्वपूर्ण शिक्षाएं नहीं थी, ठीक है। तो आपको इसमें किसके साथ जाना है? इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, ठीक है। तो याद रखेंगे, सत्य और अहिंसा है इनका
मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 126 के रूप में भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इसको देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कौन थे? तो इसमें देखिए अगर स्वराज पार्टी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इस दिए गए ऑप्शन में केवल ऑप्शन नंबर आपको कौन सा करेक्ट मिलेगा? बी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के सदस्य कौन थे? मोतीलाल नेहरू, और इनके साथ साथ सी आर दास भी थे, लेकिन यहाँ पे सी आर दास जी का चर्चा नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मोतीलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 127 देखिए, देखिए आ भी गया है ना। तो प्रश्न नंबर 127 के रूप में अगला प्रश्न है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बनाई थी। तो दोस्तों कब बनाई, क्यों बनाई? तो असहयोग आंदोलन के बाद इन लोगों ने बनाई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1921-22 में स्टार्ट हुआ था ना। ठीक है, तो जब वो भंग हो गया चौरी चौरा कांड के बाद से, तो इन लोगों ने एक तरह से एक अलग पार्टी स्वराज पार्टी बनाई थी। चलिए प्रश्न नंबर 128 के रूप में देखिए क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? तो दोस्तों सिंह, मकर, कृषि या फिर वृश्चिक। वैसे ऐसे अनवांटेड क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे वृश्चिक। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म वृश्चिक राशि में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न वैसे बहुत रेयर है, एकदम फालतू टीचर होगा तो ही यही पूछ सकता है ना। चलिए प्रश्न नंबर 129 देखिए क्या है, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो दोस्तों 1927 की बात है, और ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स एक देश है, वहाँ पे दलित राष्ट्रवादियों की एक कांग्रेस थी, यानी कि मीटिंग थी। और उस राष्ट्रीय कांग्रेस की, अगर अपने राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से बात करें तो किसने भाग लिया था उस कांग्रेस में? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस यानी सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या तो चाचा नेहरू ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 130 के रूप में देखें, अगला प्रश्न है आपका, और इसको रिप्लाई करने का प्रयास करें। इसमें आपसे प्रश्न क्या बन रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे यहाँ पे ही बनता है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम इसको। दोस्तों देखिए हमने 130 प्रश्न रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगले पार्ट में लेके आऊँ, क्योंकि क्या होता है, क्या वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है ना, तो एक एक दो पार्ट और हम मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लेके आएंगे, उसको भी आप कर लेंगे ना, तो आपका फैक्चुअल पार्ट और कॉन्सेप्चुअल पार्ट बिल्कुल क्लियर होगा, और मेरे साथ अभ्यास करते रहेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खूब पढ़ाई करें और मम्मी पापा का सपना पूरा करें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।